नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 61 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। एक छोटा सा और बहुत एक सिंपल टॉपिक, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमने भी इससे पहले बहुत बार क्या कर रखा है, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रखा है और हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था किसके लिए? एनर्जी फॉर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। क्या था हमारे पास? अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा अपने दिमाग में जोड़ दें तो हमको पता है क्या? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम क्या होता है बताओ? सिस्टम, SYSTEM क्या होता है? अगर थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान दो या फिर जोड़ डालो तो क्या होता है मेरे पास? एनर्जी U इक्वल टू कितना होता है? दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या आता है हमारे पास? E.E और इनटू कितना आता है? डी टाउ आता है। और लिमिट क्या होती है यहाँ पे? लिमिट ध्यान देने वाली है, दिस लिमिट इज ऑल स्पेस। और हमने क्या किया है, इसको ड्राइव भी किया है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद है तो ये हमने डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं कि किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? इतनी होती है ना। उसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E.E इक्वल टू क्या होता है? E² हो जाएगा। तो इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? सिंपल E², या इसको ऐसा बोल सकते हो E के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा? ये डी टाउ, एंड लिमिट हियर ऑल स्पेस। जो लिमिट होगी वो क्या होगी? मेरी ऑल स्पेस होगी। यही यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट है। लिमिट का हमेशा हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है बात इतनी? नाउ ये तो किसके लिए है? किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए है। लेकिन अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में एक चीज और ऐड हो गई है। वो ऐड हुई हुआ चीज क्या है मेरे पास? डाइलेक्ट्रिक है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालूं कि एनर्जी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में E क्या है यहाँ पर? एनर्जी ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम है। तो यहां पर हम यहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक सिस्टम आएगा। अब ये चीज क्या है? दिस थिंग, ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब क्या हुआ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर मेरे पास, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस में है। जो मेरे पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां है? फ्री स्पेस में है इस केस में। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या है? थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर क्या रख दिया हमने? डाइलेक्ट्रिक रख दिया। क्या रख दिया हमने यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा एग्जाम्पल समझाना चाहूँ मैं आपको, एक हमारे पास क्या था? इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या नहीं है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर क्या है? फ्री स्पेस है। इसके अंदर क्या है मेरे पास? फ्री स्पेस है। ओके, है या नहीं है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इस टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है। क्लियर है बात? जैसे इसमें कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है, और उतना ही इसमें क्या है? माइनस चार्ज है। ओके, अगर मैं क्या करूं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दूं, यूं करके क्या भर दिया मैंने? इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ओके, इस तरीके से क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन R है। ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं? आंसर है हाँ जी, बोल सकता हूं। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो मेरे पास परमिटिविटी है वो कितनी है? एप्सिलॉन है। ऐसा बोल सकते हैं? हाँ जी, बोल सकते हैं ना। अब यहां पर क्या है, मतलब अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा? किसका चेंज आएगा? इस एप्सिलॉन का तो चेंज आएगा। यहां मेरे पास जो परमिटिविटी होगी किसकी होगी? फ्री स्पेस की होगी। और यहां मेरे पास परमिटिविटी किसकी होगी? इस डाइलेक्ट्रिक की होगी। होगी नहीं होगी? आंसर है हाँ जी, होगी। तो यहां पर भी जब मैं क्या करूंगा, किसी एक डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए एनर्जी लिखूंगा तो वहां पर सिंपल सा क्या चेंज कर दूंगा? जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है उसको जो कितना रख दूंगा? मैं सिंपल एप्सिलॉन रख दूंगा। क्लियर है बात आपको इतनी? ओके, तो अगर मैं यहां पर एनर्जी लिखूं तो एनर्जी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? U इक्वल टू 1/2 एंड दिस विल बी एप्सिलॉन। यहां पर क्या आ जाएगा? सिंपल एप्सिलॉन आ जाएगा, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक की हम वहां पर बात कर रहे हैं। एंड दिस इज इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा मेरे पास? अगेन यहां पर E.E और इनटू कितना आ जाएगा? डी टाउ, एंड दिस लिमिट इज ऑल स्पेस। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा। अगर मैं बात करूं एक स्पेशल टाइप के डाइलेक्ट्रिक, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक इज लीनियर डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं किसकी बात करूं? लीनियर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक हमने एक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन कुछ ऐसा था कि P इक्वल टू, अगर यहां पर लिख के चलूं, फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए मेरे पास P इक्वल टू क्या था? P इक्वल टू हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट
एक्स ई या फिर झाई ई और इंटू क्या था यहाँ पर ई था। और एक चीज़ हमको और पता होती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और प्लस कितना आता है यहाँ पर पी आता है। ठीक है, इस पी को वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर मेरे पास डी इक्वल टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस का दिस इज एप्सिलॉन नॉट एक्स ई और इंटू कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी इक्वल टू कितना आ गया दिस इज ई दोनों ओर से कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ई और इंटू कितना आ गया ये ई आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो डी निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो दिस डी इक्वल टू दिस थिंग, ये जो चीज़ है ना यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं परमिटिविटी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा हमने ये, तो ये कितना आ जाएगा मेरा परमिटिविटी इंटू कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। यानी एप्सिलॉन इंटू ई की जो क्या पुट कर सकते हैं हम डी पुट कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में अगर इस एप्सिलॉन को अंदर ले जाऊं मैं क्या करूं, जो एप्सिलॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कहाँ ले जाएं अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत समझो बात को, इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ इसको एप्सिलॉन को। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया दिस इज 1/2 तो ऐसे रहा एंड दिस इज एप्सिलॉन इंटू ई और इंटू कितना आ गया ये ई और इंटू कितना आ गया डी टाउ एंड दिस लिमिट इज ऑल स्पेस, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी ऑल स्पेस, दिस इज दिस थिंग इज एप्सिलॉन इंटू ई। ये किसके बराबर है मेरे पास डी के बराबर है, तो यहाँ डी पुट कर सकता हूँ मैं। तो u इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज ऑल स्पेस और इंटू कितना आया यहाँ पर डी आया, डॉट कितना आया ई आया और इंटू कितना आ गया डी टाउ आ गया। अब आगे से हमेशा याद रखना जब भी आपको डाइलेक्ट्रिक दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि बताओ जो नेट एनर्जी है वो कितनी है या फिर सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो हमेशा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और कभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ड्राइव करो कि डाइलेक्ट्रिक के लिए जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। कैसे ड्राइव करोगे, सिंपल सा सबसे पहले क्या करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए एनर्जी ड्राइव करोगे, वो ये होती है मेरे पास, ये हमने ड्राइव कैसे होती है हमने सीखा हुआ है। उसके बाद जो नीचे का स्टेप है उनको फॉलो करोगे और ये निकाल दोगे। ठीक है, सिंपल है इतनी बात ओके। और उसे आपको इसे क्या करना है आपको याद रखना है। और जनरली यहाँ से क्या पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला तो आपको सीधे सीधे याद होना ही चाहिए। ठीक, क्लियर है बात ना। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं ग्रिफिथ बुक से रिलेटेड या फिर ग्रिफिथ बुक से लेके, आज जो पूछा कहाँ रख दे रहा हूँ यार, इधर है ओके। इसे मिटाऊं मैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये हो गया ना, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन लेते हैं और इसको रहने दो, मतलब इसको याद कर लेना, ऊपर लिख दो हेडर में कॉपी के। आज बुक कहाँ गई मेरी, उतनी दूर किसने रख दी यार। देखो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4.26, प्रॉब्लम 4.26। देखो इसकी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम 4.26 क्या बोल रहा है, देखो ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए चार्ज क्यू, कैरीज ए चार्ज क्यू, जिसमें कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। एज सीन इन फॉलोइंग फिगर, इट इज सराउंडेड बाय लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट इज सराउंडेड बाय लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी SUSCE। मैंने पिछले लेक्चर में शायद ससेप्टिबिलिटी की स्पेलिंग लिख दी ना, ससेप्टिबिलिटी ऑफ XE या झाई ई। ठीक है, आउट टू द रेडियस बी, आउट टू रेडियस बी ओके। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ओके।
क्या करो, इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में क्या दिया उसको समझो। क्या बोल रहा है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए। एक मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, ठीक है, ये रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए, ओके। फिर बोल रहा है कैरीज ए चार्ज क्यू। अब स्फेरिकल है तो इसके सरफेस में चार्ज होगा कितना, क्यू है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई ए लीनियर, LINER, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैसा है, एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है कितनी, झाई, आउट टू द रेडियस बी, यानी इसके सेंटर से बी रेडियस तक। तो इस तरीके से ये क्या है, एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक से इसको क्या कर रखा है, घेर रखा है, घेर दो इसको फिर। और इसकी जो रेडियस है वहाँ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है मेरे पास, बी है। फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करो बोल रहा है वो, एनर्जी फाइंड करो बोल रहा है, ठीक है। अब एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास कितना, U इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज D डॉट E और इंटू कितना आता है, D टाउ आता है, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास ऑल स्पेस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, D चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हर रीजन में। देखो यहाँ पर कितने रीजन है, 3 रीजन है। देखो पहला रीजन कौन सा है मेरे पास, पहला रीजन है मेरे पास अंदर वाला, यानी व्हेन R इज लेस देन A, और दूसरा रीजन कौन सा है मेरे पास, व्हेन R इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B, और तीसरा रीजन कौन सा है मेरे पास, व्हेन R इज ग्रेटर देन B। 3 रीजन है या नहीं है यहाँ पर, आंसर है हाँ जी है। तो इन तीनों रीजन में पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, D और E फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इस इंटीग्रेशन को तीनों रीजन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कर दें एक बार, ओके। तो सबसे पहले वाली बात करते हैं, कहाँ पर, इन रीजन या फिर इन R लेस देन A पर। देखो R लेस देन A में सबसे पहले D निकालेंगे। तो R लेस देन A में D निकालने के लिए, माना वो R कहीं यहाँ पर है तो इसके अंदर एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, विजुलाइज करो, से दिमाग में सोचो, यहाँ पे कर दो एक बार कर देते हैं, चलो ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास कि ये अंदर वाली चीज़ है, एक बार बनाया था, ठीक है, पूरा, किसी को नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। ये बाहर वाली चीज़ है, देखो ये क्या है मेरे पास, ए रेडियस है, और ये क्या है, बी है, और ये डाइलेक्ट्रिक, इसकी ससेप्टिबिलिटी XE दे रखी है आपको, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसको ऐसा बना दो, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ओके ना। अब देखो कहाँ बोल रहा है, सबसे पहले इसके अंदर, यानी माना इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई फ्री चार्ज है, आंसर नहीं है। देखो फ्रॉम गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है मेरे पास, दिस इज D डॉट DA इज इक्वल टू कितना होता है, Q फ्री होता है। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई फ्री चार्ज है, आंसर नहीं है। तो Q फ्री कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया, यानी Q फ्री 0 है, तो इसका मतलब D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा आंसर, तो D इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ सिंस वी नो जो D इक्वल टू होता है वो कितना होता है मेरे पास, एप्सिलॉन इनटू E होता है। देखो D इक्वल टू 0 है तो दिस गिव्स अस E इक्वल टू ऑल्सो 0, तो अगर D इक्वल टू 0 है तो ऑटोमेटिकली E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो E और D, इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल जो E और D हैं, दोनों कितने हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली E और D दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं कहाँ, दूसरे रीजन में, यानी इन बिटवीन A एंड B। तो सेकंड रीजन है मेरे क्या है, तो सेकंड रीजन है मेरे पास व्हेन R इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B, यानी कहाँ बात कर रहे हैं हम, इधर बात कर रहे हैं। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पहले डायग्राम दोबारा बनाओ, ठीक है, एक ऐसे, फिर ऐसे। देखो जिनको पिछले लेक्चर में समझ नहीं आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है अगेन, अब ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये A हो गया, और ये कितना हो गया, ये रेडियस कितनी है, B है, ओके। माना यहाँ से R डिस्टेंस, ये इसके बीच में हो गया, यहाँ पर मुझे दिस इज R फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, यूँ करके खींच दिया हमने गॉसियन सरफेस। और देखो तो यहाँ पर क्या गॉस लॉ लगाओ, तो गॉस लॉ क्या होता है, D डॉट DA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q फ्री आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। देखो कितना चार्ज इनक्लोज है इसके अंदर, Q चार्ज इनक्लोज है, क्योंकि इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसका जो कितना आ जाएगा, दिस इज D डॉट DA इज इक्वल टू कितना आ गया, ये Q आ गया। अब देखो जो D और DA होगा दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, देखो ये मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक, कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पर इस जानबूझकर स्फेरिकल चुना है, हम कुछ भी चुन सकते थे गॉसियन सरफेस, लेकिन हमने जानबूझकर स्फेरिकल चुना है ताकि D और DA दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, या तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो या फिर कितना हो, 180 हो। तो अपने आप यहाँ पे D क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA बच जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड बाहर आएगा, ठीक है। अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का सरफेस एरिया, यानी इस जो मेरे पास क्या है गॉसियन सरफेस उसका सरफेस एरिया, और कितना होगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो कितना आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो यहाँ पर डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस वन इज आर कैप। ये कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास आर कैप। ये क्या निकल के आया मेरे पास, डी निकल के आ गया। अब ये डी निकल के आया, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, क्या चाहिए ई चाहिए। तो डी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन इंटू ई होता है। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, डी अपॉन एप्सिलॉन आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड इनटू कितना आ गया ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज इन आर कैप डायरेक्शन। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, ई निकल गया, और ये क्या निकल गया मेरा डी निकल गया। किस रीजन में, इन दोनों के बीच में। अब कहाँ निकालना है, आउटसाइड यानी बाहर वाले रीजन में। देखो तो थर्ड केस क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड वाला हो जाएगा कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, जब आर क्या है ग्रेटर देन बी है। तो जब आर ग्रेटर देन बी है, यहीं बना दूं। देखो किसकी बात हो रही है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी की बात हो रही है। तो यहां पर देखो, तो दिस वन इज ए, तो यहां मैं कहीं गॉसियन सरफेस कहाँ होगा, इधर होगा, यानी यहां पर इस पॉइंट पर दिस इज आर। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा यूं करके। तो अगेन यहाँ पर क्या लगा दो, गॉस लॉ लगा दो। तो कितना आ जाएगा, देखो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस वन इज ई डॉट क्या आ गया डी ए आ गया एंड दिस इज इक्वल टू क्यू फ्री। देखो क्या इसके अंदर कोई फ्री चार्ज इनक्लोज है, कितना फ्री चार्ज इनक्लोज है, जितना इस में है, जितना इस अंदर कंडक्टिंग स्फीयर में है, और वो कितना है मेरे पास क्यू है। और इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, अगेन क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी आर कैप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ अब किसकी बात करनी है हमको, ई की बात करनी है। अगेन ई सेम ऐसे कैलकुलेट होगा, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इस रीजन में। अब ध्यान से सुनो बात को, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई यानी कहाँ है ये, आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं होता है तब हमारे पास जो डी इक्वल टू होता है वो क्या होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मतलब डी इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू पी होता है। और जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं है तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, फॉर आर ग्रेटर देन बी के लिए, होगा नहीं होगा, पी इक्वल टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन बी, बिकॉज ये कहाँ है फ्री स्पेस है ना बाहर। तो ये कितना आ जाएगा, आर ग्रेटर देन बी के लिए पी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी इक्वल टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना आ गया ये ई आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, डी वेक्टर डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एंड दिस ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगेन इसकी वैल्यू पुट कर दो डी की, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू कितना हो गया ये आर कैप हो गया। तो ये क्या निकल गया मेरा, यहाँ से ई निकल गया, ये क्या है डी है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। अब मैं क्या निकाल दूंगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर हर रीजन मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब बारी किसकी है, एनर्जी की। देखो यहाँ क्या है, ऑल स्पेस है, और इस ऑल स्पेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक इनसाइड द कंडक्टर, दूसरा इन बिटवीन ए एंड बी, तीसरा बी से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई ना आपको। पहला रीजन तो कौन सा, 3 रीजन में डिवाइड कर दिया ना इसको, ये ऑल स्पेस है, और इस ऑल स्पेस को मैं 3 रीजन में डिवाइड कर सकता हूं। कौन सा वाला, एक तो किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, और एक ये चीज यहाँ पर यानी ए और बी के बीच में यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, बी से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, आंसर है हाँ जी कर सकता हूं। तो ये इंटीग्रेशन 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर u इक्वल टू आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन सॉरी बाहर कितना है 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज d डॉट ई और इंटू कितना आ गया डी टाउ एंड दिस लिमिट इज ऑल स्पेस। जो लिमिट है वो क्या है, ऑल स्पेस है, एंड दिस थिंग विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सॉरी 3 पार्ट। दिस इज 1/2 स्पेस 1, इसको 1 लिख दूँ मैं यहाँ पर स्पेस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा d डॉट ई और इंटू कितना आ जाएगा डी टाउ आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन इन स्पेस 2 यानी ए और बी के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास डी डॉट ई और इंटू कितना आ जाएगा डी टाउ, फिर प्लस का 1/2 अगेन इंटीग्रेशन इन रीजन 3, और यहाँ कितना आ जाएगा ये डी डॉट ई और इंटू कितना आ जाएगा ये डी टाउ आ जाएगा। ओके ना, जब मैं रीजन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ है, दिस रीजन इज फॉर आर लेस देन ए एंड दिस इंटीग्रेशन इज फॉर आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी एंड दिस इज फॉर आर ग्रेटर देन बी। ओके, जब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ तो इस रीजन में डी और ई दोनों क्या है, 0 है, तो दिस इंटीग्रेशन टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
टेंस टू नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो u इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन रीजन टू में d कितना दिया है मेरे को, ये दिया है, वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना दे रखा है मेरे का, और d टाउ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और d की वैल्यू कितनी है देखो, q अपॉन दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया r कैप, फिर कितना है डॉट e की वैल्यू कितनी है अगेन देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड दिस इज q अपॉन r स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया r कैप, फिर d टाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास देखो, दिस इज r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा, एंड दिस इज d फाई। अब बताते हैं लिमिट की, देखो लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जब मैं r की लिमिट की बात करूंगा तो r इज फ्रॉम इन बिटवीन a एंड b है, तो a से b हो जाएगी इसकी लिमिट, और अगर मैं थीटा की बात करूं तो दिस इज 0 से पाई हो जाएगी, अगर मैं फाई की बात करूं दिस इज 0 to 2 पाई, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा देखो, एंड दिस इज 1/2, एंड दिस वन इज ट्रिपल इंटीग्रेशन अगेन हियर। अब इसकी बारी है, तो d की वैल्यू कितनी है उधर दी है, कितना देखो सेम है जैसे ऊपर है, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एंड दिस वन इज r कैप, और डॉट कितना आ गया ये डॉट ई वेक्टर कितना है, यहाँ ई वेक्टर दिया है मेरे को कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q अपॉन r स्क्वायर, और इंटू r कैप, फिर डी टाउ की वैल्यू अगेन कितनी होगी मेरे पास, दिस इज r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा, एंड दिस इज d फाई। अब लिमिट की बात करो, r कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखो b से लेकर इन्फिनिटी तक, जो r कहाँ से कहाँ होगा, b टू इन्फिनिटी, बिकॉज r ग्रेटर देन b की बात कर रहे हैं, और थीटा कहाँ से कहाँ होगा, अगेन थीटा 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई, और फाई कहाँ से कहाँ होगा, ये 0 से 2 पाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर ये कर लिया तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हमारी एनर्जी निकल के आ जाएगी। देखो कैसे निकल के आ जाएगी एनर्जी, तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2 बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, ये a स्क्वायर हो जाएगा, देखो r कैप 1 हो जाएगा, तो दिस इज q अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर आया, और अंदर देखो इस r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, यहाँ भी एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर चला गया। एक चीज और ध्यान सुनना बात को, दिस इज साइन थीटा d थीटा d फाई, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 4 पाई होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। ठीक है, और फिर ये मेरे पास देखो ये एप्सिलॉन भी है इधर, तो 1/एप्सिलॉन आ जाएगा इधर पे, क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन, और फिर इंटीग्रेशन फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया, एंड दिस इज a टू b, एंड दिस वन इज 1/r स्क्वायर, और कितना आ गया यहाँ पर dr आ गया, फिर प्लस अगेन ऐसे ही हो जाएगा, दिस इज 1/2, देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाए बाहर, q अपॉन 4 पाई का स्क्वायर बाहर है, और यहाँ पर साइन थीटा d फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा जो कि बाहर होगा इंटीग्रेशन से, फिर इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा मेरे पास, दिस इज 1/r स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा dr आ जाएगा, और r की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, ये b टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, अगर ये समझ में आ गया, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो कर दो फिर आप क्या है, और यहाँ पर ये एक 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो ऊपर q स्क्वायर बचा, नीचे 4 दूना 8 आ गया, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/r, एल लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, ये a टू b आ जाएगा, फिर प्लस का अगेन यहाँ पर भी सेम चीज होगा, तो दिस इज q स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और एक 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस का 1/r हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये b टू इन्फिनिटी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। अब क्या करना है हमको, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर देना है, देखो आंसर हमारे हाथों में होगा। तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया, u इक्वल टू दिस इज q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एंड दिस वन इज माइनस का 1/a, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/ कितना आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर प्लस कितना आ गया, और ये 8 होगा यार, क्योंकि 4 दूना 8, तो ये कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 8 आएगा, तो दिस इज q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना बच गया, ये देखो माइनस का 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0, और मैंने माइनस प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा 1/b आ जाएगा। ठीक है, देखो u इक्वल टू, देखो दोनों ओर से q स्क्वायर अपॉन 8 पाई कॉमन है, अंदर कितना बचा, दिस इज माइनस का 1/एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन ए, फिर प्लस का 1 ओवर एप्सिलॉन बी, फिर प्लस का 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, बी आ गया, आया नहीं आया। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई, और यहाँ से देखो 1 ओवर एप्सिलॉन बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया 1 ओवर बी माइनस कितना आ गया 1 ओवर ए आ गया, एंड प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, बी आ गया। एक चीज़ आपको यहाँ पर अननोन है, दैट इज एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है वो आपको दिया ही नहीं है। अगर एप्सिलॉन नहीं दिया है तो सिंस वी नो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ई होता है, और एक्स ई हमको दिया था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर एक्स ई ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल हमको दी थी, तो ये उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, क्यू स्क्वायर अपॉन दिस इज 8 पाई और इंटू एंड दिस वन भी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ई एंड दिस इज 1 ओवर बी माइनस कितना आ गया 1 ओवर ए एंड प्लस दिस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू बी आ गया। देखो दोनों ओर से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर ले लो, तो यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज 1 ओवर दिस इज 1 प्लस एक्स ई और इंटू कितना आ गया 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए एंड प्लस कितना आ गया 1 ओवर बी आ गया, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आई बात इतनी। तो ये क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आपको क्वेश्चन करते हुए समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर देखी, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को और रिकैप करते हैं और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। और उन चीज़ों से क्या होगा, जो आपका पहले जो कॉन्सेप्ट माना किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और मान लिया किसी ने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि मेरे पास क्या है, एक इस कंडक्टर है और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। इसकी रेडियस कितनी है, ए है। इसकी रेडियस कितनी है, बी है। और इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी दे रखी है मेरे को, झाई ई दे रखी है, या साई ई, कुछ भी बोल दो, क्या बोलते हैं इसको, एक्स ई बोल दो यार सिंपल भाषा में। ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। अभी हमने कुछ चीज़ें फाइंड करी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी निकालना हमने सबसे पहले डी निकाला। डी इक्वल टू क्या था हमारे पास, डी इक्वल टू निकल के आया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। ठीक है, ये निकल के आया। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, देखो 3 रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। या अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। कब, व्हेन ए इज लेस देन, सॉरी व्हेन आर इज लेस देन ए। था या नहीं था, आंसर आज ही था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक वो कितना था मेरे पास, दिस इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। था या नहीं था, आंसर आज ही था। दिस इज ए दिस थिंग। और इसके बाहर, इस डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना था, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। और ये कब था, व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पर भी डी की 2 वैल्यू थी, एक वैल्यू तो ये थी और दूसरी वैल्यू क्या थी, 0 थी। और 0 कब थी, व्हेन आर इज लेस देन ए। और ये कब थी, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। ओके, बाहर सब वैल्यू क्या थी, इसकी ये थी। ओके, अगर मैं यहाँ से ई पता है, डी पता है, तो पी निकाल सकता हूं, बताओ। ई पता है, डी पता है, तो पी निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, आंसर है हाँ जी, निकाल सकता हूं। कैसे, देखो अगर मैं ये बात करूं इसके बीच में कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्या निकालना हमको, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, या फिर उससे पहले D इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और प्लस P होता है। कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है, आंसर है हाँ जी, होता है। या और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट एक्स ई इंटू ई, ऐसा होता है। और इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो मेरे पास E है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास पोलराइजेशन P इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स ई। और E की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है मेरे पास, कितना है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन और इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये आर कैप आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। ओके, इतने में समझ में आई ना।
अब यहाँ पर कुछ तिगड़मबाजी कर सकते हैं। देखो एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन की जगह कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, आर कैप आ गया। देखो इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पोलराइजेशन P इक्वल टू कितना निकल के आ गया, पोलराइजेशन P इक्वल टू ये निकल के आ गया मेरे पास कितना, एक्स ई अपॉन 4 पाई इंटू 1 प्लस एक्स ई और यहाँ Q और इंटू कितना आया है 1 ओवर आर स्क्वायर और ये कितना आ गया मेरा, आर कैप आ गया। अब अगर एक बार मेरे को पोलराइजेशन पता चलेगा, दिस इज अवर पोलराइजेशन, इसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, इतना होगा पोलराइजेशन इन टर्म्स ऑफ द झाई, या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ससेप्टेबिलिटी। अगर मेरे को एक बार पोलराइजेशन पता चल गया है तो मैं बाउंड चार्ज निकाल सकता हूँ, आंसर आज निकाल सकता हूँ। तो निकालो फिर बाउंड चार्ज, कैसे निकालोगे देखो, तो सरफेस बाउंड चार्ज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर दो सरफेस है, एक इनर सरफेस है और दूसरी कौन सी है, आउटर सरफेस है। तो दोनों में हमें क्या निकालना है, बाउंड चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो बाउंड चार्ज, सबसे पहले सरफेस बाउंड चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सरफेस बाउंड चार्ज की बात करते हैं। तो सरफेस बाउंड चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, सिग्मा बी, एंड सिग्मा बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, पी डॉट एन कैप होता है एट सरफेस। कहां पर बात करेंगे हम, सरफेस पर बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इनर सरफेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनर सरफेस की बात करते हैं। इनर सरफेस के लिए जो आर इक्वल टू कहां पर है, वो ए पर है या नहीं है, आर इक्वल टू ए पर है, इसकी बात करें। यानी इस इनर सरफेस में, इस डाइलेक्ट्रिक के इनर सरफेस में कितना बाउंड चार्ज है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे पास सिग्मा बी इज इक्वल टू, इसकी जो कितना है ये आ जाएगा, दिस इज एक्स ई इंटू क्यू और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई और इंटू 1 प्लस एक्स ई इंटू 1 बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज आर कैप डॉट कितना आ गया ये एन कैप, और एन कैप की जो कितना आ जाएगा आर कैप। एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस परपेंडिकुलर सॉरी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कहां की ओर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर है अंदर की ओर, आंसर है ऐसे। अगर मैं यहां पर आर कैप लिखूं ना तो ये होगा आर कैप। तो दिस वन इज माई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस ये है अंदर वाली, बाहर वाली नहीं है। सरफेस कौन सी, ये है। तो ये किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है। ध्यान सुनना बात को, अभी यहां पर जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो एन कैप है, वो एन कैप किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आर कैप आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी को समझाने के लिए मैंने ये करा रखा है आपको। एंड दिस इज एट आर इक्वल टू ए, और ये कितना माइनस हो जाएगा फिर, तो सिग्मा बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स ई क्यू, क्योंकि आर डॉट आर 1 और ये माइनस 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज 4 पाई एंड दिस वन इज 1 प्लस एक्स ई और इंटू कितना आ गया ये ए स्क्वायर। तो दिस इज अवर चार्ज डेंसिटी इन इनर सरफेस। इनर सरफेस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो तो इन आउटर सरफेस, कहां लिखें, इधर करें, देखो आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस में कितना हो जाएगा। तो आउटर सरफेस कहने का मतलब ये बाहर वाले सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, किस सरफेस की बात हो रही है, बाहर वाले सरफेस की बात हो रही है। यानी कहां पर है, जो r इक्वल टू बी पर है। कहां पर है ये, r इक्वल टू बी पर है। तो यहां से मेरे पास सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी डॉट इंटू एन कैप एट आर इक्वल टू बी आ जाएगा। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये हमको दे रखा है एक्स ई इंटू क्यू अपॉन 4 पाई और इंटू 1 प्लस एक्स ई एंड इंटू आर स्क्वायर एंड दिस वन इज आर कैप डॉट। अब एन कैप, अब यहां पर एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर। भाई साहब ऐसे होगा एन कैप, दिस इज आर कैप। जो एन कैप होगा ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस, बाहर है सरफेस, तो किस डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में, प्लस आर कैप डायरेक्शन में। एंड कहां पर, आर इक्वल टू बी पर। तो यहां पे मेरे पास सिग्मा बी इज इक्वल टू आर कैप 1 हो जाएगा और क्यू इंटू एक्स ई और अपॉन दिस वन इज 4 पाई इंटू 1 प्लस एक्स ई और इंटू कितना आ गया ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन इनर स्पेस, सॉरी आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में जो इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, जिसका नाम क्या है हमारे पास, रो बी। एंड रो बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पी होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास रो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली आर एंड दिस इज ओनली इन आर कैप डायरेक्शन। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस विल बी इक्वल टू, माइनस तो ऐसे रहा, दिस इज 1 बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा और अंदर कितना आ जाएगा, देखो पार्सल ओवर पार्सल आर एंड दिस वन इज आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू पी। पी की वैल्यू कितनी है, ये रही है, इसको रख दो फिर यहाँ पर, कितना है देखो ये
एक्स ई इंटू क्यू और डिवाइड में कितना आ गया ये 4 पाई इंटू 1 प्लस एक्स ई और इंटू कितना आ गया 1 बाई आर स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब जो अंदर टर्म है ना जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, क्या यहाँ पे कोई आर का टर्म है नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास रो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आएगा। यानी यहाँ पर टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आई, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी कितनी आई 0 आई, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर 2 सरफेसेस वो कितनी आ गई, ये और ये आ गई। ये मैंने इसलिए कराया ना क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था आपको, सेम क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। कितने ने किया मैंने ये बताओ मेरे को, हैं नहीं करो ना तुम होमवर्क, देखो बताऊंगा होमवर्क क्या होता है, मेरे से मत करना बाद में फिर कि गड़बड़ होगी पेपर में नहीं आया मेरे से नहीं हुआ ना, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हमारा खत्म हो चुका है, समझ रहे हो आप बात को। कितने लेक्चर लगे 61 लेक्चर लग गए यार, बाप रे। तो 61 लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें एक चीज और बची है, दैट इज क्लैसियस-मसोर्टी इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट। जो बीएससी स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर करा नहीं रहा हूँ। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इसलिए है क्योंकि ग्रिफिथ में इसको एज ए क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन आप कर पाओगे इतनी उम्मीद ग्रिफिथ और मैं दोनों आपसे रखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं आए ना, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, बस मेरे को एक मैसेज करने की देरी है। लेकिन बता देता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 4.41। ध्यान से देखो, ये है, देखो प्रॉब्लम नंबर 4.41 है, वहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत लंबा वाला क्वेश्चन है, और वही क्या है, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, क्लैसियस-मसोर्टी इक्वेशन है, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीएससी स्टूडेंट के लिए, ठीक। अगर आप बीएससी में हैं तो वो आता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर ज्यादा नहीं पूछा जाता। वहां पर क्लैसियस-मसोर्टी इक्वेशन क्या होती है, या फिर बोल सकते हैं वो अल्फा यानी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैसियस-मसोर्टी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप इसको आप कर लोगे, मैं इतनी अब उम्मीद रखता हूं आपसे। 61 लेक्चर कराने के बाद और सारे लेक्चर पूरी मेहनत से कराने के बाद इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख सकता हूं कि आप एक डेरिवेशन दैट इज क्लैसियस-मसोर्टी इक्वेशन अपने मन से कर सकते हैं। मैं इसमें भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप एक बार करो और आपसे ना हो और मुझे अपने एफर्ट भेजो और मैं आपको उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि उसका पूरी मैनुअल है, ठीक। ग्रिफिथ के जो सॉल्यूशन होता है उसकी पूरी मैनुअल पड़ी हुई है, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आप मैग्नेटोस्टेट, जो क्या होने वाला है अगेन से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।